नमस्कार, सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इनकॉम्पेटिबिलिटी या असंगतता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन के समय एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक इनमें संयोजन होता है। तो यहाँ दोनों युग्मक कैसे हैं? दोनों युग्मक कार्यशील यानी फंक्शनल है और दोनों युग्मक जननक्षम या फर्टाइल है। युग्मक फंक्शनल और फर्टाइल है, फिर भी इनके मध्य निषेचन नहीं होता है। निषेचन की असफलता होती है, तब यह घटना असंगतता कहलाएगी। एक बार और, पूर्णतया कार्यशील एवं जननक्षम युग्मकों के मध्य निषेचन की असफलता असंगतता कहलाती है। और यह असंगतता दो प्रकार की होती है। नंबर एक इसमें वह है इंटर स्पेसिफिक, इसको कहते हैं अंतरा जातीय, अंतर जातीय। दूसरा इसके अंदर है वह है इंट्रा स्पेसिफिक, इसको अंत्य जातीय कहते हैं। यदि असंगतता एक ही वंश की अलग अलग जातियों के सदस्यों के मध्य पाई जाती है, तब वह इंटर स्पेसिफिक कहलाएगी। उदाहरण ध्यान रखना इसमें, जैसे असंगतता ब्रेसिका, कैम्पेस्ट्रिस और असंगतता ब्रेसिका रापा के मध्य पाई जाती है। वंश दोनों में ब्रेसिका है, परंतु स्पीसीज दोनों में अलग है। एक कैम्पेस्ट्रिस है, दूसरी रापा है। तो एक ही वंश की अलग अलग जातियों के सदस्यों के मध्य यदि असंगतता है, तब वह इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाती है। यदि असंगतता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य हो, तब उसे अंतःजातीय इनकॉम्पेटिबिलिटी कह रहे हैं। और अंतःजातीय का उदाहरण आप ध्यान रखना, पेटूनिया, और इसे सेल्फ स्टेरिलिटी या इसको स्व बंध्यता या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या इसको स्व अनिषेच्यता कहते हैं। एक ही जाति के सदस्यों के मध्य ये इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंध्यता या स्व अनिषेच्यता कहलाती है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होती है, यहां पर एक शब्द आ रहा है पोलन, दूसरा शब्द आ रहा है पिस्टिल इंटरेक्शन। नाम से स्पष्ट है, इसको पराग, स्त्री केसर संकर्षण या पारस्परिक क्रिया कहते हैं। तो पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के समय यह असंगतता होती है। इसकी डिटेल थोड़ी देर से अपन पढ़ रहे हैं।
असंगतता, बायोकेमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल, जैव रासायनिक या कार्य की कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। और यह इनकॉम्पेटिबिलिटी एक जीन है, उस जीन के मल्टीपल एलील, उसके बहुयुग्म विकल्पी निर्धारित करते हैं। इंट्रास्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी दो प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 है गैमेटोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं युग्म कोद भेद अनिश्चयता या असंगतता। और दूसरा इसके अंदर वह है स्पोरोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसको कहेंगे बीजाणु भेद अनिश्चयता। नाम से स्पष्ट है, गैमेट से, ये बीजाणुविद उत्तकों से संबंधित। यानी यदि असंगतता का निर्धारण और नियंत्रण पराग कणों के जीनों द्वारा या पराग कण के जीन्स द्वारा होता है, तब उसे गैमेटोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। पराग कण के जीन इस युग्म कोद भेद अनिश्चयता को निर्धारित करते हैं। दूसरी तरफ बीजाणु भेद अनिश्चयता, तो ऐसे इनकॉम्पेटिबिलिटी जिसका निर्धारण और नियंत्रण उन बीजाणु भेद उत्तकों के द्वारा होता है जिनसे पराग कणों का निर्माण होता है। अर्थात पराग कणों का निर्माण करने वाले बीजाणुविद उत्तकों के जीन इस असंगतता को निर्धारित करेंगे। तो दो प्रकार की असंगतता, गैमेटोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी और स्पोरोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। और इस इनकॉम्पेटिबिलिटी के परिणाम क्या होंगे? रिजल्ट, पहला रिजल्ट इसके अंदर पराग कण का अंकुरण नहीं होगा, या फिर अंकुरण हो गया परंतु उस पराग कण से बनी हुई पराग नलिका की लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, या फिर पराग नलिका वर्तिका में फट जाएगी, या फिर पराग नलिका किसी अन्य स्थान पर पहुंच जाती है, जहां पहुंचना चाहिए वहां पर वो पराग नलिका नहीं पहुंच पाती है, और या फिर पराग नलिका से जो युग्मक डिस्चार्ज होंगे उनमें निषेचन नहीं होता है, उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी तो ये उसके रिजल्ट निकलेंगे, या तो पराग कण की वर्तिकाग्र की सतह पर अंकुरण नहीं होगा, या फिर पराग नलिका की वृद्धि नहीं होगी, या फिर पराग नलिका वर्तिका में ही बीच में फट जाएगी, या फिर पराग नलिका किसी अन्य स्थान पर चली जाएगी, या फिर आगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा इसके। तो ये इसके रिजल्ट है। अब यहाँ पर ये शब्द आया था, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। इससे संबंधित कई बार प्रश्न आता है।
तो परागकण और पिस्टिल, जिसको गाइनोसियम कहते हैं, अंडकों के संयोजन से बनी हुई संरचना है। और इसके अंदर पिस्टिल में 3 भाग होते हैं, आपको बता रखा है। जैसे ऊपर वाला भाग कौन सा, ये वाला भाग है, वह स्टिग्मा है, इसको वर्तिका कहते हैं, वर्तिकाग्र। दूसरा भाग ये स्टाइल, इसको वर्तिका कहेंगे। तीसरा भाग ओवेरी या इसको अंडाशय कहेंगे। और पता है इसके अंदर, अंडाशय के अंदर प्लेसेंटा पर एक या एक से अधिक इसमें बीजांड या ओव्यूल पाए जाते हैं। और इस बीजांड के अंदर ये भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसेक है। ये एक परागकण है, माना कि ये 2 सेल्ड स्टेज के अंदर है। ये जनन कोशिका लेंस के आकार की होकर के बाद में गोलाकार होकर के कृमि रूपी हो गई है। ये एक परागकण है, इसका परकीर्णन हुआ, फिर ये इंटरेक्शन प्रारंभ हो गई। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस या इसको गतिक प्रक्रम कहते हैं। और ये आनुवांशिक फैक्टर्स या आनुवांशिक कारकों द्वारा, जेनेटिक फैक्टर्स के द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें क्या होगा कि परागण की क्रिया के द्वारा परागकण है वो इस वर्तिकाग्र सतह पर पहुंचेंगे। परागण की क्रिया ये सुनिश्चित नहीं करती है कि स्टिग्मा पर गिरने वाला परागकण उसी जाति का हो। स्टिग्मा पर उसी जाति का या अन्य जाति का परागकण गिर सकता है। तो उस समय परागकण और वर्तिकाग्र सरफेस या फिर पिस्टिल कह दो, इनके फैक्टर्स के मध्य रिएक्शंस होती है। यदि परागकण उसी जाति का है, यानी परागकण कॉम्पेटिबल है, योग्य है, तब उस परागकण को स्वीकार कर दिया जाता है। और यदि परागकण अयोग्य है, इनकॉम्पेटिबल है या फिर दूसरी जाति का है, तब उस परागकण को अस्वीकृत कर दिया जाता है। यदि परागकण स्वीकृत हो गया, तब उस परागकण का अंकुरण होगा और पराग नलिका की वृद्धि होगी। वो पराग नलिका आगे ओवरी से ओव्यूल में प्रवेशित होगी। और परागकण अस्वीकृत है तो या तो उसका अंकुरण नहीं होगा, और अंकुरण हो भी गया है तो उस पराग नलिका की आगे वृद्धि नहीं होगी। तो ये प्रक्रिया जिसमें परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं, उसका एडेशन हो रहा है। उसके बाद हाइड्रेशन, यानी परागकण जल अवशोषित या फिर पोषक पदार्थ अवशोषित करके अंकुरित होते हैं और फिर पराग नलिका बनती है। वो पराग नलिका गति करती हुई ओव्यूल में पहुंचती है। तो पराग कणों से अंकुरण से लेकर के पराग नलिका के बीजांड में प्रवेशित होने तक की सभी घटनाएं सम्मिलित रूप से पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया कहलाती है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये क्रिया आनुवांशिक कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। किसके आनुवांशिक कारक? पोलन के। और किसके आनुवांशिक कारक? पिस्टिल के आनुवांशिक कारक।